चलिए एक बार फिर से मैं अंशु कुमार आपको स्वागत करता हूँ जीएस 360 डिग्री वर्ल्ड वाइड में। ठीक है, हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और ज्योग्राफी का हम लोग का थर्ड चैप्टर चल रहा था और थर्ड चैप्टर में हम लोग हिमालय के बारे में कंप्लीटली पढ़ चुके थे। ठीक है, ठीक है, हिमालय के बारे में कंप्लीटली करने का मतलब ये नहीं कि मैंने दर्रा पढ़ लिया, ग्लेशियर पढ़ लिया, वो अलग से टॉपिक मेरा रहेगा दर्रा ग्लेशियर का। तो ये चोटी वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो हिमालय का पढ़ा हमने, ट्रांस हिमालय पढ़ा, बृहद हिमालय पढ़े, मध्य और लघु हिमालय पढ़े, शिवालिक भी पढ़े, पूर्वोत्तर भारत के हिमालय का, पूर्वोत्तर भारत में जो हिमालय का विस्तार है वो भी हम लोग पढ़े। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में था हमारा डफला मेरी, अबोर मिसमी, ये सब पहाड़ी, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत के पहाड़ियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत के पहाड़ियों को भी हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक कैटेगरी हमारा क्या होगा, आइए देखते हैं। तीन कैटेगरी डिवाइड करेंगे। एक होगा अरावली, अरावली होगा हमारा, विंध्यन होगा, सतपुड़ा श्रेणी होगा। इसको एक साथ देखेंगे, अरावली, विंध्यन और सतपुड़ा को एक साथ देखेंगे। उसके बाद फिर हमने पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पश्चिमी घाट के बारे में स्टडी करेंगे सेकंड पॉइंट में। और थर्ड पॉइंट में हम लोग अगर स्टडी करेंगे इधर पूर्वोत्तर भारत में जो पहाड़ियां हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। चलिए, इसको तीन टॉपिक में डिवाइड किया है हमने। और अभी हम जो पढ़ने वाले हैं अरावली, विंध्यन और सतपुड़ा श्रेणी के बारे में स्टडी करेंगे। उसमें भी सबसे पहले किसके बारे में स्टडी करेंगे, हम अरावली के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए आइए अरावली के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। अरावली के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। कलर चूज कर लूँ मैं। चलिए अरावली के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अरावली के बारे में शुरू करें। अरावली का निर्माण कब हुआ था? अरावली का निर्माण हुआ था प्री कैम्बियन काल में। अरावली श्रेणी, ये है हमारा अरावली श्रेणी। ठीक है, ये श्रेणी देख रहे हैं, ये कौन सा श्रेणी है? अरावली श्रेणी। अच्छा, आपके लिए हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा और इसको हम जूम कर देते हैं। अब आप लोगों को बढ़िया से क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, आपका सेटिस्फैक्शन जरूरी है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए, तो अरावली के बारे में स्टडी करते हैं हम सबसे पहले। ये हो गया हमारा अरावली। ठीक है, ये अरावली हो गया। इसका निर्माण कब हुआ है? प्री कैम्बियन काल में इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, अब विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत है, ये वलित पर्वत का एग्जाम्पल है अरावली जो है। विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत है, जो कि काफी अपरदन के बाद आज के टाइम पर अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल हो गया। ये कौन सा पर्वत हो गया हमारा? अवशिष्ट पर्वत हो गया है। ठीक है, चलिए, अरावली का जो विस्तार है हमारा वो देखिए किस तरह से है। अब अरावली का विस्तार गुजरात से लेकर कहाँ तक है? दिल्ली तक है। तो गुजरात में कहाँ आता है? गुजरात में पालनपुर, ये पॉइंट जो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पालनपुर बोलते हैं। ठीक है, तो गुजरात के पालनपुर से लेकर के दिल्ली रिज तक इसका विस्तार है। कहाँ तक? दिल्ली रिज तक। दिल्ली रिज के पास में यहाँ पे क्या है? एक रायसीना हिल है। दिल्ली में है क्या है? रायसीना हिल। ठीक है, कौन सा हिल है यहाँ पे? यहाँ पे जो हिल है का नाम क्या है? का नाम है रायसीना हिल। ठीक है, रायसीना हिल, रायसीना हिल। और ये जो रायसीना हिल है इसी पे क्या है हमारा? इसी पे राष्ट्रपति भवन स्थित है। इसी रायसीना हिल पे क्या है? राष्ट्रपति भवन स्थित है। ठीक है, इसी पर राष्ट्रपति भवन स्थित है, रायसीना हिल पे ही। तो हमने देखा अरावली का विस्तार देखा। ठीक है, ये अरावली जो है ना, ये पश्चिमी भारत के जल विभाजक का कार्य करती है। पश्चिमी भारत में क्या करते हैं? जल विभाजक का कार्य करती है। जैसे गंगा नदी इधर से निकलती है हमारी। ठीक है, गंगा नदी, ये गंगा नदी को दिखाते हैं आपको। गंगा नदी इस तरह से निकलती है, इधर क्यों चली जाती है? ठीक है, अब यमुना निकलती है इधर से, इधर इसमें आकर मिल जाती है। ठीक है, तो गंगा नदी, यमुना नदी तंत्र जो हो गया, इसके जल को राजस्थान में आने से रोकती है। कौन रोकती है? अरावली रोकती है इधर से। ठीक है, जैसे मालवा का पठार से जो नदी निकलती है, चंबल, बेतवा, केन, सेन, ये सारे के सारे किसमें जाकर मिलती है? यमुना नदी में जाकर इधर से मिल जाती है। ठीक है, ये नदियां जो है राजस्थान में जा नहीं पाती है, ये राजस्थान में जाने नहीं देती है, तो जल विभाजक कार्य करती है अरावली ये। ठीक है, चलिए, और अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। ये देखिए गुरु शिखर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। ये आपका गुरु शिखर देख रहे हैं। कहाँ अवस्थित है? माउंट आबू में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, गुरु शिखर। और यहीं पे माउंट आबू में ही एक दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ अवस्थित है? माउंट आबू में ही अवस्थित है। ठीक है, ये जो आप अरावली देख रहे हैं ना, इसी के पूरब से, इसके पूरब से, ठीक है, पूरब से ये देखिए, पूरब से कौन सी नदी निकलती है? एक लूनी नदी निकलती है अरावली के पूरब से, और कच्छ के रण में जाके गायब हो जाती है। ठीक है, ये अंतर्वाही नदी भी इसको बोलते हैं, क्योंकि ये अपना जल समुद्र तट तक या किसी नदी में ले जाकर नहीं मिलाती है, बल्कि ये मैदानी भाग में ही इसका जल जो है विलुप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और इसके पश्चिम से एक नदी निकलती है, बनास नदी। बनास नदी, ठीक है, ये अरावली से दो और पूरब से दो और नदियां निकलती है, सुकरी और जवाई नदी। कौन सा निकलती है? सुकरी, सुकरी
और जवाई। सुकरी नदी निकलेगी और जवाई नदी निकलती है। दोनों के दोनों किसकी सहायक है? ये लूनी की सहायक नदी है, ठीक है? सुकरी और जवाई। एक सुकरी है और एक कौन सा है नदी है? जवाई नदी है। जवाई नदी। दोनों ये किसकी सहायक नदी? लूनी की सहायक नदी है, ठीक है? चलिए, इस तरह से अरावली का हमने देखा, चर्चा की हमने इसमें। अरावली के बारे में जो भी फैक्ट पॉइंट थे हमने सारे के सारे देखे, ठीक है? अरावली हमारा कंप्लीट होता है। अरावली के बाद अब आते हैं हम लोग विंध्यन श्रेणी के बारे में चर्चा करेंगे। अरावली के बाद हम लोग क्या देखेंगे? विंध्यन श्रेणी के बारे में देखेंगे। विंध्यन श्रेणी ये है हमारा मिडिल वाला जो देख रहे हैं पर्वत, ये वाला, ठीक है? ये है हमारा विंध्यन श्रेणी, ठीक है? ये विंध्यन श्रेणी जो है इसका निर्माण जो है कैसे हुआ था? ये आपका विंध्यन श्रेणी जो है, ये इसका जो निर्माण हुआ है चूना पत्थर एवं बलुआ पत्थर से हुआ है। किसके निर्माण हुआ है इसका? चूना पत्थर एवं बलुआ पत्थर से हमारे इस विंध्यन श्रेणी का निर्माण हुआ है, ठीक है? इसमें भवन निर्माण निर्माण के जो सामग्री है ना, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भवन निर्माण की सामग्री प्रचुर मात्रा में, लेकिन धात्विक खनिज का अभाव है इसमें। विंध्यन श्रेणी में किसका अभाव है? धात्विक श्रेणी का अभाव है इसमें, ठीक है? और विंध्यन श्रेणी जो है उत्तर भारत और दक्षिणी भारत को अलग करता है। तो कौन सी श्रेणी अलग कर रहा है उत्तर भारत और दक्षिण भारत को? विंध्यन श्रेणी उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करता है, ठीक है? और ये काम क्या करता है? तो ये नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जो है, इन नदियों के जल को ऊपर आने से रोकता भी है, ठीक है? तो जल विभाजक का भी कार्य करता है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग कौन सा करता है? विंध्य पर्वत करता है। और विंध्य पर्वत ही आपको उत्तर भारत और दक्षिण भारत के नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। क्लियर है ये? चलिए, अब इसका विस्तार देखते हैं, ठीक है? इसका विस्तार गुजरात से लेकर के बिहार तक हुआ है। कहाँ तक है? गुजरात से लेकर बिहार तक। यहाँ गुजरात से लेकर बिहार। ये गुजरात में जो ये पार्ट देख रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? हम जोबट हिल बोलते हैं। इसको बोलते हैं जोबट हिल, ठीक है? अब बिहार में जो विंध्यन श्रेणी का विस्तार है उसको क्या बोलते हैं? हम कैमूर हिल बोलते हैं। तो बिहार में जो विस्तार है उसको कैमूर हिल बोलते हैं। और इसका जो गुजरात में विस्तार उसको क्या बोलते हैं? जोबट हिल बोलते हैं, ठीक है? विंध्यन श्रेणी का। चलिए, तो विंध्यन श्रेणी के बारे में हम लोग देखें। इसका मुख्य विस्तार कहाँ है? हमारा एमपी में इसका मुख्य रूप से सबसे ज्यादा विस्तार हुआ है। चलिए, विंध्यन श्रेणी के बारे में हम लोग देखें। अब ऐसा करते हैं, हम लोग आते हैं अब आपका सतपुड़ा श्रेणी के बारे में। सतपुड़ा श्रेणी के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। ये आप सतपुड़ा श्रेणी देख रहे हैं, ठीक है? सतपुड़ा श्रेणी जो है एक ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है। अब बोल रहे हैं ब्लॉक पर्वत क्या होता है? ऐसे तो हम लोग इसको जब पढ़ेंगे, जब फिजिकल हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन थोड़ा सा आपको बता देते हैं ब्लॉक पर्वत क्या है। चलिए, जैसे कि यहाँ पे एक भूभाग था इस तरह से, ठीक है? इस पे 3 व्यक्ति थे। ए था यहाँ पे, एक व्यक्ति था, एक बी था यहाँ पे और सी यहाँ पे, ठीक है? अब होता ये है कि ए का पार्ट और ये सी का पार्ट जो हो गया, ये यहाँ से कट कर करके नीचे धंस जाता है, नीचे आ जाता है ये पार्ट। कहाँ आ गया ये? नीचे, ठीक है? तो नेक्स्ट संरचना हमारा कैसा बनेगा? नेक्स्ट हमारा कुछ ऐसा बनेगा। बी तो रह गया यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे आ गया आपका नीचे में, ये आ गया ए आपका नीचे में आ गया, और इधर ये आ गया इधर, और इधर कौन आ गया? सी। अभी यहाँ पे रह गया, ठीक है? तो बीच वाला पार्ट तो वहीं पे रह गया, लेकिन आपका साइड के जो 2 किनारे थे वो धंस के नीचे आ गए। तो इस तरह से जो पर्वत का निर्माण होता है इसे बोलते हैं ब्लॉक पर्वत। तो ब्लॉक पर्वत क्या है? कि ऊपर का शीर्ष क्या है? सपाट होता है, मैदानी टाइप का सपाट, क्योंकि पहले मैदानी टाइप का सपाट ही था, ठीक है? इसके दोनों किनारे धंस गए, इसलिए ऐसा ये ऊंचा प्रतीत हो रहा है, ठीक है? तो 3 मित्र थे। ये मित्र जब नीचे आए तो बोले, भाई तुम इतने ऊपर कैसे चले गए? बोला, भाई मैं ऊपर नहीं गया। बी बोलता है, मैं ऊपर नहीं गया, तुम लोग नीचे चले गए हो, ठीक है? तो ये इस तरह से हमारा क्या होता है? ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। तो हमारा ये जो सतपुड़ा श्रेणी है किसका एग्जाम्पल है? हमारा सतपुड़ा श्रेणी ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है। चलिए, अब सतपुड़ा श्रेणी का ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है। और सतपुड़ा श्रेणी जो है ये नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच मुख्य जल विभाजक का भूमिका निभाता है। नर्मदा और ताप्ती नदी जल विभाजक का भूमिका निभा रहा है। देखना पड़ेगा दोनों नदी है कहाँ आखिर। ये देखिए, ये नदी जो है नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के चोटी से निकलती है। किधर प्रवाहित होती है? पश्चिम की ओर, ठीक है? चलिए, अब मैंने बोला था कि नर्मदा और ताप्ती के बीच में जल विभाजक कार्य करता है, तो ताप्ती नदी भी देखना पड़ेगा। आइए देखते हैं ताप्ती नदी। यह ताप्ती नदी जो कि बैतूल के पठार से करीब निकलती है और इस तरह से प्रवाहित होती है, ठीक है? भ्रंश घाटी में। ऊपर में नर्मदा नदी हो गया आपका ये, ठीक है? नर्मदा नदी। और ये क्या हो गया हमारा? ताप्ती हो गया आपका, ताप्ती नदी। नर्मदा और ताप्ती के बीच में जल विभाजक कार्य कर रहा है ना ये पर्वत बीच वाला, ठीक है? दोनों का जल को मिलने नहीं दे रहा है, इसका जल विभाजक कार्य कर रहा है। अब बीच का पर्वत कौन सा है आपका?
सतपुड़ा पर्वत है, ठीक है। यही सतपुड़ा पर्वत नर्मदा और ताप्ती के बीच में जल विभाजन का कार्य करता है। क्लियर है ये? चलिए, अब अमरकंटक के पास आ ही गए थे, तो ये भी क्लियर करते हैं कि अमरकंटक से एक और नदी निकलती है, सोन नदी, जो इधर की ओर प्रवाहित होती है उत्तर की ओर, ठीक है। तो अमरकंटक से दो नदी मुख्य रूप से निकलती है, एक तो सोन नदी निकलती है और एक निकलती है हमारी नर्मदा नदी, ठीक है। तो नर्मदा नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और सोन नदी किधर प्रवाहित हो रही है? उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है। क्लियर है? चलिए, नर्मदा नदी जो है एक भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। किसमें प्रवाहित होती है नर्मदा नदी? भ्रंश घाटी में। क्योंकि हमारा जो ये ढाल है, प्रायद्वीपीय भारत का ढाल यहाँ पे इस तरह से है। एक नर्मदा नदी किधर प्रवाहित हो रही है? ऐसे प्रवाहित हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि भ्रंश घाटी में प्रवाहित हो रही है, इसलिए अपने ढाल के विपरीत दिशा में प्रवाहित हो पाती है, ठीक है। और अपना जल कहाँ के लगा गिराती है? अपना जल लगा रहे खंभात की खाड़ी में गिराएगी, ठीक है। उसी तरह से ताप्ती नदी जो हो गया, ताप्ती नदी भी एक भ्रंश घाटी में बहती है। किसके भ्रंश घाटी में बहती है? ये आपका हो गया सतपुड़ा श्रेणी और ये होगा महाराष्ट्र की श्रेणियां, पर्वत श्रेणियां। तो महाराष्ट्र के पर्वत श्रेणियां एवं सतपुड़ा पर्वत, इन दोनों के बीच में जो भ्रंश घाटी देख रहे हैं, ये वाला भ्रंश घाटी, इसमें प्रवाहित होती है आपकी ताप्ती नदी। नर्मदा नदी किनके भ्रंश में प्रवाहित हुई? ऊपर में आपका था विंध्यन श्रेणी और नीचे में था सतपुड़ा श्रेणी। तो विंध्यन और सतपुड़ा श्रेणी के बीच में कौन सा नदी प्रवाहित होती है? ये प्रवाहित होती है नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी के मुहाने पे एक द्वीप है यहाँ पे, ठीक है। कौन सा द्वीप है ये? नर्मदा नदी के मुहाने पे खंभात की खाड़ी में। इसका नाम क्या है बताइए? इसका नाम है आलिया बेट। इसका नाम है आलिया बेट, ठीक है। आलिया बेट द्वीप, ठीक है। चलिए, एक ताप्ती नदी हो गया। ताप्ती नदी के मुहाने पर भी एक द्वीप है, उसका नाम क्या है? खादिया बेट। ये हो गया आपका खादिया बेट द्वीप, खादिया बेट, ठीक है। ये हो गया खादिया बेट। ये आलिया बेट द्वीप हो गया और ये हो गया खादिया बेट। तो आलिया बेट द्वीप किसके मुहाने पर हो गया? नर्मदा नदी के मुहाने पर। पहले बता चुके हैं जब आप द्वीप पढ़ा रहे थे उस टाइम, ठीक है। फिर से रिकॉल करा रहे हैं, ठीक है। और खादिया बेट द्वीप हमारा कहाँ पे हो गया? खादिया बेट द्वीप हो गया हमारे ये ताप्ती नदी के मुहाने पे, खंभात की खाड़ी में। चलिए, तो नर्मदा ताप्ती नदी के बारे में जो कुछ पॉइंट है फैक्चुअली देख लिए। इसके साथ भ्रंश घाटी की जब चर्चा हो रही है तो एक और चीज बता दें कि भारत में भ्रंश घाटी में बहने वाले मुख्य रूप से तीन नदियां हैं। एक तो नर्मदा नदी, एक ताप्ती नदी और एक और नदी है। कौन सी नदी है वो? दामोदर नदी, ठीक है। एक और कौन सी नदी है? दामोदर, दामोदर नदी। ये तीन नदियां जो है भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। चलिए, ये हो गया हमारा। अब सतपुड़ा के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, आइए थोड़ा और इसका चर्चा करते हैं। सतपुड़ा श्रेणी जो है इसको हम पश्चिम से लेकर पूरब की ओर तीन श्रेणियों में डिवाइड करते हैं। पश्चिम से पूरब की ओर तीन श्रेणियों में डिवाइड करते हैं। ये श्रेणी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये वाला श्रेणी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? राजपीपला, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? राजपीपला बोलते हैं, ठीक है। राजपीपला श्रेणी, राजपीपला श्रेणी हो गया हमारा। अब बीच वाला जो आप देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? महादेव श्रेणी, महादेव श्रेणी। ये महादेव श्रेणी हो गया। और लास्ट वाला जो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, ठीक है, तो क्या बोलते हैं? मैकाल श्रेणी, मैकाल श्रेणी, ठीक है। मैकाल श्रेणी हो गया। राजपीपला, राजपीपला के बाद महादेव, महादेव के बाद क्या होगा? मैकाल श्रेणी, ठीक है। महादेव श्रेणी पर ही एक धूपगढ़ चोटी है जो कि महादेव श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। महादेव श्रेणी पे कौन सी चोटी है? धूपगढ़ चोटी है ये देखिए धूपगढ़ चोटी है। ये धूपगढ़ चोटी जो हो गया, ये पूरे महादेव श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही कौन सी चोटी है ये? धूपगढ़, धूपगढ़, ठीक है। धूपगढ़ चोटी है जो कि महादेव श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। सिर्फ ये महादेव श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, ये पूरे के पूरे सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ चोटी, जो कि महादेव श्रेणी पर स्थित है। और महादेव श्रेणी पर एक पर्यटक स्थल भी है। महादेव श्रेणी पे उसका क्या नाम है? पंचमढ़ी हिल स्टेशन, ठीक है। उसका नाम है पंचमढ़ी हिल स्टेशन। पंचमढ़ी हिल स्टेशन जो कहाँ अवस्थित है? महादेव श्रेणी पर अवस्थित है। चलिए, एक पॉइंट क्लियर हो गया हमारा। चलिए, और मैकाल श्रेणी था ये हमारा। मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन थी? अमरकंटक। और अमरकंटक से दो नदी निकल रही थी, हम चर्चा कर लिए थे। पश्चिम की ओर नर्मदा नदी और उत्तर की ओर सोन नदी। ये क्लियर है हमारा। चलिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे पश्चिमी घाट के बारे में, ठीक है। पश्चिमी घाट के बारे में चलिए आइए हम लोग स्टडी करते हैं अब। पश्चिमी घाट के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए, पश्चिमी घाट के बारे में स्टडी करेंगे तो ऐसा करते हैं, पहले इसको थोड़ा हम जूम करते हैं ताकि आपको पढ़ने में सहूलियत हो। दिखे क्लियर आपको? पश्चिमी घाट, इधर आइए। पश्चिमी घाट,
उनको पकड़ के ले आया हमने इधर, ठीक है। चलिए, ये दिख रहा है ना पश्चिमी घाट अब? चलिए, अब हम लोग पश्चिमी घाट के बारे में देखते हैं। पश्चिमी घाट के बारे में देखते हैं, ठीक है। पश्चिमी घाट से देखने से पहले गुजरात के पहाड़ी पढ़ लेते हैं हम। गुजरात के पहाड़ी पढ़ने के बाद हम लोग पश्चिमी घाट पे आ जाएँगे। तो गुजरात में कुछ पहाड़ियाँ हैं, उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो गुजरात में क्या-क्या पहाड़ियाँ हैं? तो एक कच्छ की पहाड़ी है। ये पहाड़ी कौन-सी है? कच्छ की पहाड़ी है, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे में कौन-सी पहाड़ी है? मांडव पहाड़ी है। कच्छ के पहाड़ी के नीचे में कौन-सा पहाड़ी है? मांडव पहाड़ी। कच्छ पहाड़ी, मांडव पहाड़ी, बारदा पहाड़ी भी कहाँ है? यहीं पे अवस्थित है, बारदा पहाड़ी, ठीक है। और कौन-सा हमारा है? गिरनार पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी, और उसके बाद कौन-सा है? गिर पहाड़ी। तो गिरनार पहाड़ी से कुछ आपके दिमाग में आ रहा है, स्ट्राइक कर रहा है क्या हिस्ट्री से? गिरनार पहाड़ी के जैसे गिरनार अभिलेख पढ़ते हैं ना आप, ठीक है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख कहाँ अवस्थित है? तो गिरनार में, ठीक है? तो जूनागढ़ अभिलेख पढ़ते हैं रुद्रदामन का गिरनार का, ठीक है? तो कहाँ अवस्थित है? यहीं अवस्थित, यही गिरनार में है, ठीक है? तो गिरनार पर्वत भी है और यहीं पे अवस्थित है आपका रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जो आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है? चलिए, हमें याद भी करना है पढ़ने के साथ-साथ। अच्छा, ये चीज़ आपको याद होगा ना कि गिर जो देख रहे हैं, गिर पहाड़ी के पास में ही आपका एशिया का एकमात्र जो शेर पाया जाता है, एशिया में एकमात्र जगह जहाँ शेर पाया जाता है, बब्बर शेर, वो यहीं पे पाया जाता है। कौन-सा शेर? बब्बर शेर पाया जाता है, ठीक है? और इंडिया में कहाँ पे? यहीं पे, और पूरे एशिया में भी यहीं पे पाया जाता है। यहीं पे आखिर क्यों पाया जाता है इंडिया में? इधर क्यों नहीं होता पूर्वी तट पे, चाहे इधर क्यों नहीं होता है? क्योंकि अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ है, और जहाँ से अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ है, अफ्रीका उस भूभाग में शेर पाए जाते थे। इसीलिए वहाँ का जैसा संरचना हो गया था, ठीक है? भौगोलिक रूप से वही संरचना यहाँ पे भी पाया जाता है, ठीक है? यहाँ पे भी लायन पाए जाते हैं। चलिए, तो गिर अगर आपको याद है, तो गिर से आपको गिरनार भी याद रहेगा, ठीक है? यहाँ गिर है, तो यहाँ भी गिर है, गिर से गिरनार याद रहेगा, ठीक है? उसके ऊपर में कौन है? बारदा है, मांडव है, कच्छ है। अब कच्छ जिला के नाम पर ही आपको याद रहेगा कच्छ पहाड़ी भी, ये जिला कौन-सा है जिला? ये कच्छ जिला है। तो कच्छ जिला से आपको कच्छ पहाड़ी भी याद रहेगा। जो ध्यान में नहीं रह सकता है आपका, वो है मांडव और बारदा। मांडव और बारदा आपका ध्यान में नहीं रख सकता है, जिसको आपको याद करना है। मांडव और बारदा पहाड़ी कहाँ है हमारा? गुजरात में अवस्थित है। चलिए, तो गुजरात का पहाड़ी हम लोग देख लिए। अब ऐसा करते हैं, थोड़ा-सा महाराष्ट्र की पहाड़ी भी देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद आ जाएँगे पश्चिमी घाट पे, आपसे चर्चा कर लेंगे, ठीक है? महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ एक-एक करके हम लोग देखते हैं। ये कौन-सा पहाड़ी है हमारा? ये है गविलगढ़, ठीक है? और ये कौन-सा पहाड़ी है? अजंता। अजंता है, गविलगढ़ है, सतमाल है, ठीक है? और कौन-सा ये? हरिश्चंद्र है, और ये कौन है हमारा? बालाघाट पहाड़ी है, ठीक है? ये हमको पहाड़ियाँ याद करने पड़ेंगे, ठीक है? ये ऐसे तो आपको याद नहीं हो पा रहा होगा ना, आप ऐसे न्यूमेरिक्स मैंने बनाया है, उसको आप याद कीजिएगा, ठीक है? जैसे आपको ऐसे याद रखना है, गाँव के जनता ने, किसने? कहाँ का जनता? गाँव का जनता, ठीक है? गाँव के जनता, जनता ने हरि के लिए, किसके लिए? हरि भगवान के लिए, हरि के लिए, ठीक है? क्या कराया? 7 बाला बनवाए। कितने? 7। गाँव के जनता ने हरि के लिए क्या किया? 7 बाला बनाया, ठीक है? गाँव के जनता ने हरि के लिए 7 बाला बनाया, ठीक है? गाँव के जनता ने हरि के लिए 7 बाला बनाया। अब क्या-क्या मन्नत माना हुआ था, तो गाँव के जनता ने हरि भगवान का मन्नत पूरा हो गया, तो 7 बाला बनवा दिए। अब गाँव से क्या हो गया? गविलगढ़। ये देखिए गविलगढ़ है ना आपका, तो गाँव से क्या हो गया हमारा? गविलगढ़। जनता, जनता से क्या हो गया हमारा? अजंता। अजंता की पहाड़ी देखिए यहाँ पे है ना, अजंता की पहाड़ी। जनता से क्या हो गया? अजंता की पहाड़ी, ठीक है? उसके बाद क्या मैंने हरि के लिए, हरि से क्या हो गया हमारा? हरिश्चंद्र हो गया। देखिए ये रहा हमारा हरिश्चंद्र पहाड़ी, ये वाला रहा हमारा, ठीक है? तो हरि से क्या हो गया? हरिश्चंद्र पहाड़ी। उसके बाद मैंने 7 बाला बनाया। कितने वाला? 7। 7 से क्या हो गया हमारा? सतमाल हो गया। 7 से क्या हो गया हमारा? सतमाल की पहाड़ी, ठीक है? अब बाला बनाया, बाला से क्या हो गया हमारा? बालाघाट की पहाड़ी, ठीक है? ये रहा हमारा बालाघाट की पहाड़ी, ये जो ये पहाड़ी था, बालाघाट की पहाड़ी, ठीक है? इस तरह से आपको महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ याद रहेगा, ठीक है? न्यूमेरिक्स के तौर पे याद रखना है, गाँव के जनता ने हरि के लिए, हरि के लिए, हरि के लिए यहाँ पे लिखना रह गया, के लिए से ऐसे कुछ होता नहीं है, ठीक है? के लिए से ऐसे भी कुछ इससे होगा नहीं, ठीक है? यहाँ न ने से भी कुछ नहीं था आपका, और यहाँ के से भी कुछ नहीं था। तो गाँव के जनता ने हरि के लिए 7 बाला बनाया, ठीक है? गाँव की जनता से क्या हो? गविलगढ़ हो गया, जनता से क्या हो गया? अजंता हो गया, हरि से क्या हो गया? हरिश्चंद्र पहाड़ी हो गया, और 7 से क्या हो गया? सातमाल हो गया, बाला से क्या हो गया हमारा? बालाघाट पहाड़ी। ये सारी पहाड़ी कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र में स्थित हैं। चलिए, तो महाराष्ट्र में स्थित है, देख क्लियर हो गया हमारा ये? अब आइए, अब हम लोग पश्चिमी घाट की चर्चा करेंगे, ठीक है?
अब हम लोग क्या करेंगे, पश्चिमी घाट की चर्चा करेंगे। पश्चिमी घाट का विस्तार जो है कहाँ से कहाँ तक हुआ था? पश्चिमी घाट का विस्तार हुआ है महाराष्ट्र के, ठीक है, महाराष्ट्र के खानदेश से लेकर कहाँ तक हुआ है? तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक हुआ है पश्चिमी घाट का विस्तार, ठीक है। तो महाराष्ट्र के खानदेश, ये रहा महाराष्ट्र का खानदेश, ठीक है। तो महाराष्ट्र के खानदेश से कहाँ तक विस्तार हुआ है इसका? कन्याकुमारी तक, यहाँ तक। तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक विस्तार हुआ है पश्चिमी घाट का। इतना बात क्लियर हो गया? चलिए ठीक है। पश्चिमी घाट को 16 डिग्री, कौन सी? 16 डिग्री, ठीक है, आपका अक्षांश रेखा नॉर्थ, कौन सी? उत्तरी अक्षांश रेखा, क्योंकि भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए उत्तरी अक्षांश रेखा ही बोलेंगे। तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है पश्चिमी घाट को 2 भाग में डिवाइड करती है। कौन कौन से भाग में? ठीक है, सॉरी, डिवाइड करते हैं पश्चिमी घाट को नहीं, ये सह्याद्री को डिवाइड करती है, ठीक है। किसको? सह्याद्री को। अच्छा, पश्चिमी घाट को सह्याद्री बोलते हैं, आपको भी पता होगा। ये क्या बता सकते हैं पश्चिमी घाट को सह्याद्री किन राज्यों में कहते हैं? क्या यहाँ से लेकर सारे राज्यों में कहते हैं या कुछ राज्य में कहते हैं? कुछ राज्य में कहते हैं। कहाँ से कहाँ तक कहते हैं? महाराष्ट्र से लेकर के, महाराष्ट्र से लेकर कहाँ? कर्नाटक तक, यहाँ तक, ठीक है। महाराष्ट्र से लेकर यहाँ तक कर्नाटक तक कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? सह्याद्री के नाम से जानते हैं पश्चिमी घाट को। तो कितने राज्य हो गए हमारे यहाँ पे? 3 राज्य हो गए। एक तो महाराष्ट्र हो गया आपका, अरे गोवा भी तो हो गया यहाँ पे, गोवा भी हो गया, और कर्नाटक हो गया। तो 3 राज्यों में से सह्याद्री के नाम से जानते हैं। क्लियर है ये? चलिए, अब पश्चिमी घाट को 16 डिग्री अक्षांश रेखा जो है पश्चिमी घाट है, खास करके सह्याद्री को 2 भागों में डिवाइड करती है। कितने भाग में? 2 भाग में डिवाइड करती है, ठीक है, 2 भाग में डिवाइड करती है। 16 डिग्री अक्षांश रेखा, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, तो उत्तरी सह्याद्री की में कौन सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? ये होगी उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी। कौन है? कालसुबाई। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? कालसुबाई होगी। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। तो दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? कुदेरमुख होगी। कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक में। ये रहा आपका कुदेरमुख, ठीक है। कहाँ अवस्थित है? हमारा कर्नाटक में अवस्थित है। जो कि हमारा दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। कौन है? कुदेरमुख, जो कर्नाटक में अवस्थित है, ठीक है। एक चोटी महाबलेश्वर भी है। महाबलेश्वर की चोटी कहाँ है? हमारा महाराष्ट्र में स्थित है। और कलसुबाई की चोटी भी कहाँ था? महाराष्ट्र में था। जो कि कलसुबाई की चोटी हमारी उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी थी, और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुदेरमुख है, ठीक है। और महाराष्ट्र में 2 चोटियां हो गई, कलसुबाई और महाबलेश्वर, ठीक है। तो महाबलेश्वर चोटी हो गया, ठीक है। महाबलेश्वर चोटी के पास में ही और भी कुछ कुछ हमारे याद करने के लिए फैक्चुअल पॉइंट भी है, जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपका विल्सन पॉइंट यहीं पे हमारा, ठीक है, आर्थर पॉइंट है, नीडल्स होल पॉइंट हमारा यहीं पर है, ठीक है। महाबलेश्वर के पास में ही है, महाबलेश्वर चोटी के पास में है, यहीं पर है, ठीक है। ऐसे हमारे 5 नदियां निकलती हैं। महाबलेश्वर से कितनी नदियां निकलती है? हमारी 5 नदी निकलती है, ठीक है। कृष्णा नदी निकलती है, आपको पता ही होगा, महाबलेश्वर के चोटी से निकलती है। कृष्णा कृष्णा निकलती है, कावेत्री निकलती है, गायत्री निकलती है। तो इस तरह से कुछ हमारी सावित्री निकलती है। 5 नदियां हैं जो महाबलेश्वर की चोटी से निकलती है। क्लियर है ये? महाबलेश्वर की चोटी से 5 नदियां निकलती है। इसको हमने देखा, महाबलेश्वर की चोटी को देखा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री के बारे में स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा और स्टडी करते हैं, जो कि पश्चिमी घाट का विस्तार नीचे में भी है, उसका हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो पश्चिमी घाट को आप देख रहे हैं तो क्या है? एक सतत श्रृंखला है। इसमें कहीं कटा फटा उस तरह से नहीं है जिस तरह से पूर्वी घाट कटा फटा मिलेगा, ठीक है। एक सतत श्रृंखला है ये, ठीक है। सतत श्रृंखला है पश्चिमी घाट, ठीक है। और इसमें कुछ दर्रे हैं जो मार्ग प्रदान करते हैं, लेकिन ये कटा फटा उस तरह से नहीं है, ठीक है। अब पश्चिमी घाट जो है, ये इसके पश्चिमी तट और पूर्वी तट के बीच में जल विभाजन कार्य करता है। जैसे कि पश्चिमी घाट से जो नदियां पश्चिम से निकलती हैं, सारा जल अपना अरब सागर में गिराएंगे, इस तरह से, ठीक है। और जो पूर्वी तट से जो नदियां निकलती हैं, वो सारी नदी इधर अपना जल गिराएंगे, इधर जाएगी, और इधर बंगाल की खाड़ी में जल गिराएगी इधर, ठीक है। और इधर से जो नदी निकली अरब सागर में जल गिराती है। तो अरब सागर जो पश्चिमी तट से निकलने वाली नदी और पूर्वी तट से इसके निकलने वाली नदी जो हो गया, उसके बीच में जल विभाजन का कार्य करती है पश्चिमी घाट। चलिए, और देखते हैं हम लोग पश्चिमी घाट के बारे में। कुदेरमुख तक तो हम लोग कंप्लीट कर लिया था ना, कर्नाटक तक, ठीक है। पश्चिमी घाट का विस्तार और भी नीचे तक है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। अब आते हैं यहाँ नीलगिरी की चोटी देख रहे हैं आप। ये क्या है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पे स्थित है नीलगिरी की पर्वत, ठीक है। तो नीलगिरी का पर्वत जो है, इसका विस्तार किन किन राज्यों में हुआ है? तो गौर करके देखिएगा, ये आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। कर्नाटक में भी इसका विस्तार है। कहाँ है? कर्नाटक में भी। और इसका विस्तार कहाँ है? इधर तमिलनाडु में भी है, तमिलनाडु में भी है। और कहाँ इसका विस्तार है? देखिए, इधर केरल में भी है इसका विस्तार, ठीक है, केरल में भी है, केरल में भी है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में आपका इसका किसका विस्तार है? हमारा नीलगिरी का पर्वत का विस्तार है, ठीक है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, ये आप जो देख रहे हैं, डोडा बेटा है इसकी सबसे ऊंची चोटी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा, ठीक है। यहाँ डोडा बेटा है,
और यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है, उसका नाम है टोडा जनजाति। क्या नाम है? टोडा। एक टोडा जनजाति क्या करती है? भैंस पालन का कार्य करती है। टोडा जनजाति भैंस पालन कार्य करती है और ये टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी में पाई जाती है। चलिए, नीलगिरी की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी होगी? डोडा बेटा। चलिए, ये तो देख लिए हम। उसके नीचे आइएगा, ठीक है? इसको मिटा दें अब हम। इसके नीचे आइएगा, इसके नीचे आइएगा तो 3 पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? एक पहाड़ी आपका ये हो गया, ठीक है? फिर एक पहाड़ी आपका ये हो गया, ठीक है? और एक पहाड़ी आपका ये हो गया, ठीक है? तो ये पहाड़ी जो देख रहे हैं इसको अन्नामलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अन्नामलाई, ठीक है? इसको जो देख रहे हैं इसको कार्डमम पहाड़ी बोलते हैं या इलायची पहाड़ी भी इसको बोलते हैं, ठीक है? या वो क्या बोलते हैं इसको? इलायची पहाड़ी भी बोलते हैं और एक और नाम है इसका येल्लामाला या येल्लामाला, ठीक है? नाम लिख दें इसका हम। तो साउथ का नाम है, थोड़ा इसलिए टेढ़ा-मेढ़ा लग रहा है आपको, येल्लामाला, ठीक है? इसी को कार्डमम पहाड़ी भी बोलते हैं, इलायची पहाड़ी भी बोलते हैं, कार्डमम पहाड़ी, इलायची पहाड़ी और इसी को क्या बोलते हैं हम? येल्लामाला भी बोलते हैं, ठीक है? ये हो गया। ये अन्नामलाई ये जो आप देख रहे हैं अन्नामलाई पहाड़ी, ठीक है? और ये जो देख रहे हैं आप इलायची पहाड़ी या कार्डमम पहाड़ी, ये दोनों के दोनों पहाड़ी जो हैं कर्नाटक और केरल के सॉरी कर्नाटक नहीं, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित हैं, ठीक है? ये केरल राज्य हमारा हो गया, ठीक है? एक बार केरल राज्य का बाउंड्री दिखा दें हम और तमिलनाडु का। चलिए, ये बाउंड्री है इस तरह से केरल का, ठीक है? तो देखिए आधी पहाड़ी केरल में है, आधी तमिलनाडु में जा रहा है ना, तो केरल और तमिलनाडु के बाउंड्री पर अवस्थित है अन्नामलाई पहाड़ी और आपका ये कार्डमम पहाड़ी दोनों, ठीक है? और ये पालनी पहाड़ी पूरी तरह से कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। पालनी पहाड़ी कहाँ है पूरी तरह से? तमिलनाडु में अवस्थित है। जबकि आपका ये अन्नामलाई पहाड़ी और ये कार्डमम पहाड़ी केरल और तमिलनाडु के बाउंड्री पर अवस्थित है। जो अन्नामलाई पहाड़ी देख रहे हैं ना, इसकी एक ऊँची चोटी है, सबसे ऊँची चोटी अन्नामलाई पहाड़ी की है, ठीक है? क्या नाम है इसका? अनाई नाम है। क्या नाम है? अनाई और ये अनाई ही आपका ये पूरे पहाड़ी की सबसे ऊँची चोटी है, साथ ही पश्चिमी घाट की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? अनाई है, ठीक है? अनाई, यहाँ मूदी लिखा जाता है, ठीक है? अनाई जो हो गया आपका अन्नामलाई पहाड़ी पर अवस्थित है, जो कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊँची चोटी है, क्लियर है? अब पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? डोडा बेटा, जो कि नीलगिरी की सबसे ऊँची चोटी है। तो नीलगिरी की सबसे ऊँची चोटी डोडा बेटा है, जो कि सेकंड हाईएस्ट चोटी होगा, ठीक है? ये क्या हो गया हमारा? फर्स्ट, ये हो गया फर्स्ट। फर्स्ट हो गया हमारा ये, ठीक है? माने कि आपका पश्चिमी घाट की सबसे ऊँची चोटी और सेकंड कौन-सा? ये डोडा बेटा, जो कि नीलगिरी की सबसे ऊँची चोटी है। सेकंड कौन-सा हो गया हमारा? डोडा बेटा, ठीक है? चलिए, इस तरह से हम पश्चिमी घाट को देखें, ठीक है? और जो ये पालनी पहाड़ी देख रहे हैं ना, इसका कुछ और भी नाम है। पालनी पहाड़ी का नाम ही पालनी पहाड़ी जो हो गया, इसी पे एक पर्यटक स्थल है, पर्यटक स्थल है, उसका नाम है कोडाईकनाल। यहाँ देखिएगा, ये है आपका कोडाईकनाल। कहाँ स्थित अवस्थित है हमारा? पालनी पहाड़ी पर अवस्थित है कोडाईकनाल, ठीक है? और एक ऊटक मंड है, क्या नाम है इसका? ऊटक मंड, ठीक है? ऊटक मंड एक पर्यटक पर्यटक स्थल है, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में अवस्थित है और तमिलनाडु में कहाँ है हमारा? नीलगिरी पर अवस्थित है। तमिलनाडु के नीलगिरी पर, ठीक है? तमिलनाडु के नीलगिरी पर ऊटक मंड अवस्थित है, कहाँ पर? एक पर्यटक स्थल है, कहाँ है? तमिलनाडु में। पर्यटक स्थल को मैं इस तरह से एक मनुष्य का चित्र बनाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको पकड़ में आ जाए मैप से ये मैंने क्या बनाया है, ठीक है? मेरा कहीं ऐसा चित्र बनाया हुआ देखे जिसका मतलब ये है कि पर्यटक स्थल है वो, ठीक है? तो ऊटक मंड क्या है? पर्यटक स्थल है, कहाँ है? तमिलनाडु में कहाँ अवस्थित है हमारा? नीलगिरी के पहाड़ी पर अवस्थित है, ठीक है? जो अन्नामलाई पहाड़ी देख रहे हैं ना, इसी का नाम एक अरुणाचल पहाड़ी भी है। अरुणाचल पहाड़ी और हाथी पहाड़ी भी इसको बोलते हैं। अरुणाचल पहाड़ी और हाथी पहाड़ी किसे बोलते हैं? अन्नामलाई पहाड़ी को ही बोलते हैं, ठीक है? इस तरह से पश्चिमी घाट हमने करीब-करीब क्लियर देख लिया, सारा कुछ देख लिया पश्चिमी घाट के बारे में हमने, ठीक है? अब आते हैं हम लोग पूर्वी घाट पर स्थित पहाड़ियों के बारे में देख लेते हैं। चलिए, आइए। पूर्वी घाट के बारे में हम लोग पूर्वी घाट पे कौन-कौन सी पहाड़ियाँ हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? चलिए, पूर्वी घाट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब, आइए। पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ जो है ना, ये सतत नहीं है, कंटीन्यूअस नहीं है, ठीक है? अब कटा-फटा है, जैसे आपको दिखाते हैं हम, आइए, ज़ूम कर देते हैं थोड़ा ताकि आपको बढ़िया से दिख सके। क्लियर दिख रहा होगा आप लोग को? चलिए, और ज़ूम करें थोड़ा, ये थोड़ा और कर दिए, अब आइए। तो पश्चिमी घाट के जो पूर्वी घाट के जो पहाड़ियाँ देख रहे हैं, क्या है? कटा-फटा है, सतत नहीं है, कंटीन्यूअस नहीं है। यहाँ से पश्चिमी घाट से जो नदियाँ निकलती हैं, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, आपका गोदावरी नदी, बड़ी-बड़ी नदियाँ जो हैं, इसको काट-छाँट दी हैं, ठीक है?
और इसकी मैक्सिमम ऊँचाई जो है आपका 300 से 900 मीटर के बीच में इसकी ऊँचाइयाँ मिलती है, पहाड़ियों की एवरेज ऊँचाई है, ठीक है? ये कटा-फटा पहाड़ी है और एक असतत श्रृंखला है, माने कंटीन्यूअस नहीं है ये कंटीन्यूअस नहीं है। इन पहाड़ियों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। ऐसा करते हैं हम लोग इधर से पढ़ते हुए पश्चिमी घाट तक, नीचे तक आए थे केरल तक। अब केरल से हम लोग ऊपर चलते हैं, तमिलनाडु से पढ़ना हम लोग शुरू करते हैं, ऊपर की ओर चलते हैं, ठीक है? चलिए पहले तमिलनाडु का हम लोग पढ़ लेते हैं। तो तमिलनाडु में कौन-कौन से पर्वत हैं? ठीक है, सीरीज़ में देखते हैं नॉर्थ से साउथ की ओर, ठीक है? नॉर्थ से साउथ की ओर देखते हैं, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है? तो क्या है हमारा ये देखिए ये कौन-सी पहाड़ी हमारा है? जवादी पहाड़ी, ठीक है? कौन-सा पहाड़ी है ये? जवादी। जवादी के बाद कौन-सा पहाड़ी है हमारा? सेवाराय। ये कौन-सा है? सेवाराय पहाड़ी, ठीक है? और सेवाराय के बाद कौन-सा है? पंचामलाई पहाड़ी है, पंचामलाई पहाड़ी। पंचामलाई पहाड़ी के बाद कौन-सा है हमारा? सिरूमलाई, ठीक है? सिरूमलाई। तो कौन-कौन सा हो गया? जवादी हो गया, जवादी के नीचे कौन-सा था हमारा? सेवाराय था, सेवाराय के नीचे कौन था? पंचामलाई और पंचामलाई के नीचे कौन-सा था? सिरूमलाई पहाड़ी था और सबसे नीचे कौन-सा है हमारा? महेंद्रगिरी। ये रहा महेंद्रगिरी, जो यहाँ पे अवस्थित है, ठीक है? महेंद्रगिरी हमारा यहाँ पे उपस्थित है। सबसे ऊपर में फिर से आ जाए क्या था हमारा? जवादी था। जवादी के नीचे में क्या है हमारा? बताइए सेवाराय। सेवाराय के नीचे में कौन-सा है? पंचामलाई। पंचामलाई के नीचे में कौन-सा है? सिरूमलाई और सिरूमलाई के नीचे में कौन-सा है? महेंद्रगिरी। ये हमारे तमिलनाडु के पर्वत है जो कि एक सीरीज में इन्हें आप ध्यान में रखना है, ठीक है? ये पूछता है आपका। यहाँ पे आप देख रहे हैं आप सेवाराय, सेवाराय पर एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है यारकाड हिल स्टेशन, ठीक है? ये सेवाराय जो हो गया इसी पर एक यारकाड हिल स्टेशन है। कौन-सा हिल स्टेशन है? यारकाड हिल स्टेशन, ठीक है? चलिए। ये क्लियर हो गया हमारा। उसके बाद आंध्र प्रदेश में आते हैं और आंध्र प्रदेश के पहाड़ियों को देखते हैं हम, सीरीज में देखते हैं, नॉर्थ से साउथ की ओर, ठीक है? तो सबसे पहले कौन-सा हमारा? नल्लामलाई पहाड़ी, ठीक है? नल्लामलाई पहाड़ी ये हो गया आपका नल्लामलाई पहाड़ी, ठीक है? नल्लामलाई पहाड़ी के नीचे में एक पहाड़ी है, इसका नाम क्या है? वेलिकोंडा। कौन-सा है? वेलिकोंडा। नल्लामलाई के बाद कौन-सा है हमारा? वेलिकोंडा। वेलिकोंडा के नीचे क्या है? पालकोंडा। ये रहा हमारा पालकोंडा पहाड़ी। अब पालकोंडा पहाड़ी के नीचे कौन-सा है? नगारी पहाड़ी। कौन-सा? नगारी पहाड़ी, ठीक है? तो सबसे ऊपर में कौन था हमारा? बताइए? नल्लामलाई। नल्लामलाई के नीचे कौन-सा था? वेलिकोंडा। वेलिकोंडा के नीचे क्या था? पालकोंडा। पालकोंडा के नीचे कौन-सा था पहाड़ी हमारा? नगारी पहाड़ी, जो कि हमारे उत्तर से दक्षिण की ओर आंध्र प्रदेश की पहाड़ियाँ हैं। फिर से एक बार रिकॉल करा दें आपका, देखिए फिर से देखिए, सबसे ऊपर एक कौन-सा था हमारा? नल्लामलाई। नल्लामलाई के नीचे कौन था हमारा? बताइए? नल्लामलाई वेलिकोंडा। वेलिकोंडा के नीचे कौन-सा था? पालकोंडा। पालकोंडा के नीचे कौन-सा पहाड़ी था? नगारी पहाड़ी, जो कि कहाँ बसे थे हमारे सारे? आंध्र प्रदेश में है, उत्तर से दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सीरीज है, ठीक है? आंध्र प्रदेश क्लियर हो गया। अब देखिए तेलंगाना में भी एक पहाड़ी है, इसको देख लीजिए, ठीक है? ये तेलंगाना की पहाड़ी। इस पहाड़ी का नाम क्या है? शेषाचलम की पहाड़ी। क्या नाम है इसका? शेषाचलम की पहाड़ी। क्लियर है ये? चलिए। उसके बाद ओडिशा में आइएगा, तो ओडिशा में क्या है? देओमाली पहाड़ी है। कौन-सा पर्वत है हमारा? देओमाली पर्वत है। उसके ऊपर क्या है? महेंद्रगिरी पर्वत। उसके ऊपर क्या है? गडजात की पहाड़ी। ये ओडिशा की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है? चलिए तो हो गया, लेकिन आपसे अगर ये पूछा जाए कि ये बताइए मुझे कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊँची चोटी क्या है? ये जो क्वेश्चन है अपने आप में एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है थोड़ा-सा। और डेबिटेबल क्वेश्चन इसलिए है कि आप गूगल पे जाइएगा तो कुछ और आंसर मिलेगा, एनसीईआरटी में जाइएगा तो कुछ और आंसर मिलेगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बहुत आपका अच्छा रहेगा आपका रिवीजन के लिए, ठीक है? तो इसका रीज़न ये है कि विकिपीडिया के हिसाब से सबसे ऊँची चोटी जो है झिंडागढ़ा है। विकिपीडिया के हिसाब से सबसे ऊँची चोटी झिंडागढ़ा है, जहाँ कहाँ अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, ठीक है? विकिपीडिया के हिसाब से झिंडागढ़ा जो है सबसे ऊँची चोटी है इसकी, कहाँ अवस्थित है? आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में, ठीक है? विकिपीडिया के हिसाब से। लेकिन आप एनसीईआरटी के हिसाब से जाइएगा तो पूर्वी भारत की जो ये पूर्वी घाट हो गया, पूर्वी घाट की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? महेंद्रगिरी है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। आप लोगों को जो भी आंसर है आपका ऑप्शन एग्ज़ाम में आए उसके हिसाब से आंसर कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ और इसी के साथ अपना ये लेक्चर हम लोग आज क्या करते हैं? समाप्त करते हैं, ठीक है? चलिए, आप लोग इसे पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों के पास खास करके वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए जो दूर-दराज के गाँव में रहते हैं, बेचारे वो पटना में आकर के कोचिंग नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हम लोग मैं पढ़ाता हूँ कहीं बीपीएससी की कोचिंग में तैयारी करवाता हूँ और यहाँ पे पटना में जहाँ पढ़ाता हूँ जाकर के, लेकिन वहाँ पे क्या है कि हाई फ़ी है, ज़्यादा फ़ी देकर वहाँ पढ़ नहीं सकते वो। तो गाँव-दराज के जो लोग हैं, उनके पास स्टूडेंट हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उनके पास ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए, शेयर कीजिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद।